अगर रोमांच पसंद है, दिल में है जोश, तो द रिटर्न ऑफ कान है आपका ठिकाना। नए वीडियोस, नए धमाल और ढेर सारा मजा। जुड़े रहें हमारे साथ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। कहानियां हैं दिल छू लेने वाली, मिस मत करना। इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। द रिटर्न ऑफ कान, बस आपके लिए सिर्फ यहाँ। अकेला महसूस करते थे। कुछ नया करने के लिए ओपेनहाइमर जर्मनी के गर्टिंगेन वो कई वामपंथी संगठनों से जुड़ गए, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। ओपेनहाइमर से संपर्क किया। ग्रोव्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मिलिट्री हेड थे। उन्होंने टीम को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें नई तकनीकों का निर्माण करना पड़ा और अमेरिकी जीवन बचाने की उम्मीद में लिया गया था। 6 अगस्त 19 परमाणु नियंत्रण के लिए खुलकर बोलने लगे। उनका मानना था कि परमाणु बम का 1954 में ओपेनहाइमर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगा। यह कहना जारी रखा कि वे कभी भी अमेरिका के प्रति बेवफा नहीं रहे। हालांकि फैसला किया। ये परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1904 में पैदा हुए थे। बचपन से ही वो बहुत ही होशियार थे। उनका परिवार न्यूयॉर्क सिटी में बहुत अमीर था। उनके माता पिता ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अच्छी परवरिश दी। ओपेनहाइमर पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें विज्ञान और गणित से बहुत लगाव था। उन्होंने एथिकल कल्चर स्कूल से टॉप करके ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। हार्वर्ड में ओपेनहाइमर ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। साहित्य, दर्शन और भाषाओं में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने सिर्फ 3 साल में ही बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कैम्ब्रिज में ओपेनहाइमर ने थियोरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में कदम रखा। उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही रोमांचक लगा। उन्होंने जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से सीखा। अपनी तेज दिमाग और काम के लिए उन्हें जल्दी ही पहचान मिल गई। कैम्ब्रिज में ओपेनहाइमर को सफलता तो मिली, लेकिन उनके जीवन में उथल पुथल भी रही। उन्हें थियोरेटिकल फिजिक्स समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। उन्हें कविता और दर्शन शास्त्र में ही सुकून मिलता था। वो खुद को अकेला महसूस करते थे। कुछ नया करने के लिए ओपेनहाइमर जर्मनी के गर्टिंगेन यूनिवर्सिटी चले गए। वहां उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने मैक्स बॉर्न और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ काम किया। उन्होंने क्वांटम थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1927 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 1929 में ओपेनहाइमर वापस अमेरिका लौट आए। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में प्रोफेसर बन गए। बहुत ही जल्द वो एक प्रतिभाशाली और अच्छे शिक्षक के रूप में जाने लगे। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उनकी इज्जत करते थे। 1930 के दशक में ओपेनहाइमर को उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का एहसास हुआ। ग्रेट डिप्रेशन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उनका झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर हो गया। वो कई वामपंथी संगठनों से जुड़ गए, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। आगे चलकर ओपेनहाइमर के राजनीतिक जुड़ाव उनके लिए मुसीबत बन गए। उनके करियर पर इसका बुरा असर पड़ा। इस दौरान उनका जीन टैटलॉक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जीन टैटलॉक भी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थीं। आने वाले समय में उनका ये रिश्ता भी जांच के घेरे में रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थियोरेटिकल फिजिक्स में ओपेनहाइमर की काबिलियत ने अमेरिकी सरकार का ध्यान खींचा। न्यूक्लियर फिशन की खोज ने परमाणु बम बनाने की संभावनाओं को बढ़ा दिया था। अमेरिका को डर था कि नाजी जर्मनी कहीं पहले परमाणु बम ना बना ले, इसलिए उसने एक गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1942 में जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने ओपेनहाइमर से संपर्क किया। ग्रोव्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मिलिट्री हेड थे। उन्होंने ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट के थियोरेटिकल डिवीजन का नेतृत्व करने के लिए कहा। ओपेनहाइमर ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वो न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस चले गए। उन्होंने वहां प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई। उन्हें परमाणु बम को डिजाइन करने और बनाने का काम सौंपा गया। भाग 5, एक हथियार का जन्म, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट और परमाणु बम का निर्माण। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा काम था। इसमें हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन लगे हुए थे। वो चुपचाप दिन रात काम कर रहे थे। उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था और उन्हें कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।
ओपेनहाइमर अपने तेज दिमाग और नेतृत्व क्षमता से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे। लॉस एलमोस की टीम को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें नई तकनीकों का निर्माण करना पड़ा। उन्हें खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ काम करना पड़ा। उन्हें अपने काम के नैतिक पहलुओं से भी जूझना पड़ा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी। 16 जुलाई 1945 को उन्होंने न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट साइट में पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। भाग 6 जीत और त्रासदी, द ट्रिनिटी टेस्ट और हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी। ट्रिनिटी टेस्ट की सफलता ने मानव इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। दुनिया अब परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी थी। परमाणु बम की भयानक विनाशकारी शक्ति ने ओपेनहाइमर और उनके कई साथियों को डर से भर दिया। वे अपनी ही रचना के गंभीर परिणामों को समझ गए थे। उनकी आशंकाओं के बावजूद अमेरिकी सरकार ने जापान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह फैसला युद्ध को जल्दी खत्म करने और अमेरिकी जीवन बचाने की उम्मीद में लिया गया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन बम विस्फोटों में लाखों लोगों की मौत हो गई। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का अंत तो कर दिया, लेकिन साथ ही परमाणु भय का एक नया युग भी शुरू हो गया। भाग 7, एक वैज्ञानिक की पश्चाताप, ओपेनहाइमर के अंदरूनी द्वंद्व और परमाणु नियंत्रण की वकालत। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी का ओपेनहाइमर पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिस हथियार को बनाने में उन्होंने मदद की थी, उससे हुई तबाही ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने एक दर्दनाक बयान दिया था, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। उनके इन शब्दों से उनके अंदर के अपराध बोध और पीड़ा का पता चलता है। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर परमाणु नियंत्रण के लिए खुलकर बोलने लगे। उनका मानना था कि परमाणु बम का इस्तेमाल फिर कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की। वे परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना चाहते थे। उन्होंने नवगठित परमाणु ऊर्जा आयोग की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपने पद का उपयोग हथियार नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए किया। भाग 8, असहमति की कीमत, राजनीतिक जांच और ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी रद्द होना। शीत युद्ध के दौरान परमाणु मुद्दों पर ओपेनहाइमर के खुले विचारों और कम्युनिस्ट संगठनों के साथ उनके पुराने संबंधों ने उन्हें संदेह के घेरे में ला दिया। सीनेटर जोसेफ मैकार्थी द्वारा भड़काए गए रेड स्केयर ने भय और संदेह का माहौल पैदा कर दिया था। जिसे भी कम्युनिस्ट समर्थक होने का संदेह होता था, उसकी जांच की जाती थी और उसे सताया जाता था। 1954 में ओपेनहाइमर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाया गया। उनकी एक अपमानजनक सुरक्षा सुनवाई हुई। अमेरिका के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाए गए। उनके पुराने राजनीतिक संबंधों की जांच की गई। 1944 में आत्महत्या कर चुकी जीन टैटलॉक के साथ उनके रिश्ते को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। भाग 9, एक कलंकित विरासत, सुरक्षा सुनवाई का ओपेनहाइमर के जीवन और करियर पर प्रभाव। सुरक्षा सुनवाई 4 हफ्ते तक चली। यह मीडिया के लिए एक तमाशा बन गई थी। ओपेनहाइमर ने गरिमा और स्पष्टता के साथ अपना बचाव किया। उन्होंने अपने पुराने कम्युनिस्ट संबंधों के लिए अफसोस जताया। उन्होंने यह कहना जारी रखा कि वे कभी भी अमेरिका के प्रति बेवफा नहीं रहे। हालांकि बोर्ड ने आखिरकार उनके खिलाफ फैसला सुनाया। उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द होना ओपेनहाइमर के लिए एक बड़ा झटका था। इससे सरकारी सेवा में उनका करियर खत्म हो गया। उनके कई पुराने साथी उनसे दूर हो गए। वे मैककार्थीवाद की ज्यादतियों के प्रतीक बन गए। भाग 10, एक राष्ट्र की माफी, ओपेनहाइमर को मिली पहचान और सम्मान। इस पूरी परेशानी के बावजूद ओपेनहाइमर पढ़ाते रहे और अपनी रिसर्च करते रहे। वे प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के निदेशक बने। वे वैज्ञानिक समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। समय के साथ लोगों का ओपेनहाइमर के बारे में नजरिया बदलने लगा। मैककार्थीवाद की ज्यादतियां सामने आने लगी। युद्ध में ओपेनहाइमर के योगदान को पहचान मिली। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ओपेनहाइमर को एनरिको फर्मी पुरस्कार देने का फैसला किया। यह परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। यह पुरस्कार एक प्रतीकात्मक इशारा था। यह अपने देश के लिए ओपेनहाइमर की महत्वपूर्ण सेवा की स्वीकृति थी। यह उनके साथ किए गए सलूक के लिए एक तरह से माफी भी थी।
कैनेडी के उत्तराधिकारी लिंडन बी जॉनसन ने दिसंबर 1963 में ओपेनहाइमर को यह पुरस्कार प्रदान किया। भाग 11। ओपेनहाइमर की अमर विरासत, एक महान दिमाग की जटिल विरासत। 62 साल की उम्र में 1967 में गले के कैंसर से जय रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे एक जटिल और विरोधाभासी विरासत छोड़ गए। वे एक प्रतिभाशाली भौतिकविद थे। परमाणु बम को विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनके अंदर बहुत संघर्ष चल रहा था। जिस विनाशकारी शक्ति को उन्होंने दुनिया पर छोड़ा था, वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ओपेनहाइमर की कहानी हमें सबक देती है। यह आधुनिक दुनिया में वैज्ञानिकों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करती है। यह हमें जिम्मेदारी के साथ वैज्ञानिक खोज करने की याद दिलाती है। यह हमें राजनीतिक कट्टरवाद के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देती है। ओपेनहाइमर की विरासत पर आज भी बहस और चर्चा होती रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनका नाम हमेशा परमाणु युग की शुरुआत और इससे जुड़े उन गंभीर सवालों से जुड़ा रहेगा जो मानवता की रचना और विनाश की क्षमता पर उठते हैं।